and welcome all. I am Sambhashini Gore and today we are going to discuss hemodynamic disorders that are edema, thrombosis, embolism, infarction and shock. And this is going to be the one short video lecture of general pathology, and trust me, I'll teach you with my best handwritten notes for your university exam, and I will build a concept of pathology in a very easy and most shortest way, so that you can even pass in your exams just by watching this one video lecture in one night. So keep watching, keep learning, and let's continue today's lecture with me. So here we go with the definition of hemodynamic disorder. Here's the definition. Hemodynamic is a general term used to refer to study of blood flow. तो हम जब भी blood flow के स्टडी की बात करते हैं तो उसको हम हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? आर डिस्टर्बेंस इन द परफ्यूजन दैट कैन लीड टू सेलुलर इंजरी एंड कैन अफेक्ट मेनी ऑर्गन्स. देखो, उनके परफ्यूजन मतलब जो आपके ब्लड बहने में जो रुकावट आ रही है उसके डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ ऑर्गन, किसी किसी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है? लीवर को, हार्ट को, स्किन को, आइज को, ब्रेन को, कहीं भी ये इफेक्ट कर सकता है. अब हेमोडायनेमिक डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? अपना एडिमा, ठीक है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इंफ्रैक्शन और शॉक. तो हम सारे के सारे पढ़ेंगे. अब एडिमा क्या होता है, इसका हम डेफिनेशन, फ्लूइड कॉम्पोजिशन देखेंगे कि जो एडिमा के फ्लूइड है वो किस किस चीज़ों का बना हुआ होता है. नॉर्मल टिश्यू एक्सचेंज देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिमा देखेंगे, फ्लूइड देखेंगे. ठीक है, सारी चीज़ें देखेंगे. अब देखते हैं हम डेफिनेशन. एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन द टिश्यू इज कॉल्ड एडिमा. देखो, इसमें क्या होता है? एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन हो जाता है जब टिश्यू के आसपास अपने फ्लूइड का, उसको हम एडिमा बोलते हैं. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई घर है, उसके आसपास सब जगह पानी भर गया, दैट इज़ योर एडिमा. ठीक है, तो घर तुम्हारा क्या था? वो टिश्यू था, और जो गली और जो मोहल्ला था वो तुम्हारा इंटरस्टिशियल स्पेस था जहाँ पानी भर चुका है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है. इन केस ऑफ एडिमा इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, अब देखो जब भी एडिमा होता है उस केस में सबक्यूटेनियस टिश्यू पे क्या होता है? मोमेंट्री प्रेशर ऑफ फिंगर प्रोड्यूसेस अ डीप डिप्रेशन नोन एज पिटिंग एडिमा. अब देखो, जब पिटिंग एडिमा शॉर्ट नोट में आ जाए तो सबसे पहले एडिमा डिफाइन कर देना कि एडिमा क्या होता है. उसके बाद बताना कि एक मोमेंट्री मतलब 1 मिनट तक अगर हम आपके स्किन पे ऐसे दबा के रखेंगे जहाँ हमें स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है, तो वहाँ पे से इंप्रेशन पड़ जाएगा, गड्ढा पड़ जाएगा. दैट एडिमा इज कॉल्ड पिटिंग एडिमा. पिटिंग मतलब पिट मतलब गड्ढा पड़ना. ठीक है, द अदर वेराइटी इज नॉन पिटिंग और सॉलिड एडिमा. अब देखो, सॉलिड वाले को आप दबा के देखोगे ना तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, ऐसे हार्ड से भरा हुआ सा रहेगा. ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड ऑन प्रेशर. अब देखो, सॉलिड एडिमा क्या होता है? जैसे कि अपने मायोएडिमा हो गया और एलिफेंटाइटिस हो गया. एलिफेंटाइटिस को हम लोग फाइलियराइसिस भी बोलते हैं. ठीक है, जो मच्छर के काटने से होता है, फाइलियर वॉर्म की वजह से होता है. ठीक है, अब देखते हैं एफ्यूजन. एफ्यूजन क्या होता है? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी कैविटीज. अब बॉडी की जो कैविटी है, जैसे अपने प्लूरल एफ्यूजन हो गया, पेरिटोनियल एफ्यूजन हो गया. ठीक है, तो जितनी भी आपकी कैविटी है बॉडी में, ठीक है, एसाइटिस हो गया, ठीक है, पेट में पानी भर जाना, क्या है? इफ्यूजन ही तो है. आपकी लंग प्लूरेसी में क्या होता है कि जो आपकी प्लूरल कैविटी है वहाँ पे पानी भर जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर इफ्यूजन. एग्जाम्पल एसाइटिस अभी आपको बता दिया मैंने. प्लूरल हाइड्रोथोरेक्स मतलब आपके छाती में पानी भर जाना, जैसे लंग प्लूरेसी में भी देखा जाता है. हाइड्रोपेरिकार्डियम जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी में इफ्यूजन हो जाए. ठीक है, सो दीज आर जस्ट टाइप ऑफ योर इफ्यूजन. तो एडिमा इफ्यूजन में डिफरेंस समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो, एडिमा 2 टाइप के होते हैं. एक लोकलाइज मतलब जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन या आपकी बॉडी के पार्ट में लिमिटेड हो. ठीक है, और जनरलाइज दैट इज योर एनासार्का, जो कि आपकी पूरे के पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाए. ठीक है, अब देखो, इसका एग्जांपल है लिम्फेटिक हो गया, इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक, पल्मोनरी एंड सेरिब्रल. देखो क्या होता है, स्वेलिंग तो आती है ना जब चोट लग जाए कहीं पे, तो जहाँ चोट लगी होती है कभी कभी सिर्फ वहीं एडिमा होगा तुम्हें. ठीक है, बाकी जगह नहीं होगा. दैट इज योर लोकलाइज. ठीक, कभी कभी सिर्फ पैर के पंजों में स्वेलिंग आती है, बाकी पैर में नहीं आती है. दैट इज योर लोकलाइज्ड एडिमा. ठीक है, लिम्फ में आती है, पर्टिकुलर मान लो आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड में आ रही हो, ठीक है, या आपकी पेरास्टर्नल लिम्फ नोड में आ रही हो. सो दीज आर योर लोकलाइज्ड एडिमा. अब देखते हैं जनरलाइज. जनरलाइज मतलब जैसे कि रीनल, कार्डियक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के केसेस में क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती है. ठीक है, पर्सन पूरे से फूला हुआ सा रहता है. दैट इज योर जनरलाइज्ड एडिमा. नाउ विल गो विद द फ्लूइड कॉम्पोजिशंस. अब देखो, अपने 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं. एक तो ट्रांसुडेट होता है और एक एक्सीडेट होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पज. तो एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ देता है कई बार कि ट्रांसुडेट और एक्सीडेट में डिफरेंस बताओ, जो या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लूइड कॉम्पोजिशन ऑफ एडिमा बताओ. ठीक है, तो आपको ये लिखना रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. डेफिनेशन में क्या लिखोगे? फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा विदाउट चेंजेस इन परमिबिलिटी. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ से आइटम
पास हो जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो जा रहा है बिना परमिबिलिटी में चेंज आए हुए। बट एक्सुडेट में क्या होता है, एडिमा ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू एसोसिएटेड विद इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। जब भी अपने को इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ की वेस्कुलर चेंजेस में क्या होगा, उनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, इसे फैल जाती है, ठीक है, वेसल्स में गैप आ जाता है सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल हैं जैसे अपने न्यूट्रोफिल्स हो गए, ल्यूकोसाइड्स हो गए, ठीक है, वो बाहर निकल लेते हैं, दैट इज योर एक्सुडेट, ठीक है, वहाँ जगह बढ़ने की वजह से बाहर जा रहे हैं। और ट्रांसुडेट में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। ये कैसा होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी एडिमा होता है और ये इन्फ्लामेटरी एडिमा होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कंटेंट लो रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें परमिबिलिटी नहीं चेंज हुई ना, दैट इज योर लो कंटेंट, लो प्रोटीन कंटेंट। और हाई वाले में प्रोटीन हाई मिलेगा, ठीक है। वैल्यू ना याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर इज योर ट्रांसुडेट एंड more than 2.5 to 3.5 gram per dl is your exudate. Okay, next we will see the glucose content. अब ग्लूकोज किस में बाहर आएगा, सेम एज इन प्लाज्मा, जिसमें क्या बोलते हैं, अपने प्लाज्मा में कितना था ये, ठीक, वैसे ही अपने इसमें भी ग्लूकोज कंटेंट लो रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं पीएच। तो इसका पीएच जो है वो 7.3 लेस देन एंड 7.3 मोर देन रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 7.3 से कम रहेगा और इसमें क्या होगा, आपकी ट्रांसुडेट वाले में 7.3 से ज़्यादा रहेगा पीएच, ठीक है। अब देखो सेल में देखते हैं इसके, इसमें क्या होते हैं, फ्यू सेल्स मेनली जो मेसोथेलियल सेल्स होते हैं और जो सेल डर्बीज होती है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और मेनी सेल्स जैसे कि इसमें सेल कौन से हैं, इन्फ्लामेटरी, मेनली ये इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है और पेरेन्काइमल सेल इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एडिमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो CHF होगा आपका, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, उसमें ये एडिमा देखने को मिलता है, कौन सा, ट्रांसुडेट वाला। और जैसे कि ल्यूरेंट वाला हो गया एक्सुडेट, जैसे पस निकल रहा है, पस बन रहा है, दैट इज योर एक्सुडेट एडिमा, ठीक है। नॉर्मल टिश्यू एक्सचेंज में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, एट्रियल और वेनस एंड में क्या क्या हो रहा है, अब आर्टरी की तरफ क्या हो रहा है और वेन की तरफ क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो नेट प्रेशर कितना, नेट प्रेशर माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अपना नेट प्रेशर कितना होता है 38, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा 25, माइनस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा 13 होता है, किसके, एट्रियल एंड की तरफ। वेनस की तरफ कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर अपना, माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर करेंगे तो कितना बचा यहाँ पे 35 माइनस 12 जो कि आपका 13 होगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना था 38 था, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को 25 मिला, माइनस कर देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो अपना वेनस एंड हो जाएगा और एट्रियल एंड में अपना कितना रहेगा 38 माइनस 25 जो कि अपना 13 आ जाएगा, दोनों ही में प्रेशर जो है 13 रहेगा, ठीक है। नाउ टेंडेंसी ऑफ कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू पुश वाटर एंड सॉल्ट्स आउट ऑफ capillaries into interstitial space is balanced by the tendency of plasma colloid osmotic pressure to pull water and salt back into vessels। अब देखो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या उसमें एक कोलॉइडल कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो उसको एडिशन कोहेशन अपन पढ़े थे ना नीट में, ठीक है, ये वही है। तो क्या होता है कि कैपिलरीज की अपनी एक क्षमता होती है उन्हें सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करके रखने की। तो इसको सिंपल भाषा में भी लिखोगे कि टेंडेंसी ऑफ कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू पुश वाटर एंड सॉल्ट आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस इज बैलेंस्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टेंडेंसी अपने कैपिलरी की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो पुश करने की होती है, बाहर निकालने की होती है, वो जो है किससे बैलेंस होती है, अपने प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से बैलेंस होती है, जो कि खींचता है, प्लाज्मा खींचेगा, कैपिलरी फेंकेगा, ठीक है। तो दोनों के अपने जो एक प्रेशर है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये चीज़ें कंटेंट बाहर और अंदर आती जाती है, ठीक। तो याद रखना देयर इज यूजुअली स्मॉल नेट मूवमेंट इन द इंटरस्टिशियल बट दिस ड्रेन इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है, यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस आता है, नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो ज़रा भी जो मूवमेंट होगा वाटर एंड सॉल्ट का वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और क्या है वापस लिम्फेटिक में जाके ड्रेन होके और वापस से वो रिटर्न आ जाता है अपने ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरह से नो एडिमा होता है। बट अब क्या होगा, पैथोजेनेसिस देखेंगे हम, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस हम देखेंगे एडिमा की, तो क्या होगा, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ रहा है मतलब चीज़ें फटाफट बाहर जाएंगी, वाटर एंड सॉल्ट बाहर फेंकेगा,
प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, मतलब अब वो अंदर खींच ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, टिश्यू के आसपास सारी चीज़ें भरती जाएंगी। तो बहुत ईजी है, अगर आपको ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली आप पैथोजेनेसिस लिख लोगे। यहाँ पे क्या होगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर मान लो लिम्फ में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, लिम्फ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, वो वापस ब्लड स्ट्रीम में भेज ही नहीं पा रहा है। आपने तो वाटर सॉल्ट दे दिया लिम्फ को, जो एक्स्ट्रा था, जो भी बाहर निकल गया था या जो भी इम्बैलेंस हुआ था, बट अब वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेज ही नहीं पा रहा है। तो क्या होगा वहाँ पे, फिर आपका एडिमा देखने को मिलेगा। टिश्यू फैक्टर हो गया, कोई टिश्यू डैमेज है, ठीक है, वो अपने कंटेंट लीक आउट कर रहा है, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, वो प्रॉपर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा, कैपिलरीज की परमिलिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब अब चीज़ें फैल गई हैं, ठीक है, कैपिलरी की परमिलिटिविटी बढ़ गई है। इसमें क्या होता है, आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कैपिलरी का, मतलब वो फटाफट बाहर फेंकेगा। अब तब कितना था नॉर्मल में, वेनस एंड में कितना था, 12 था, 13 था। अब कितना हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वेनस एंड में 50 हो गया है। तो सारा का सारा कंटेंट वो फ्लूइड जब बाहर फेंकते जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस पे। इसकी वजह से क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड एंड रीजनल एडिमा, ठीक है। नाउ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, मे बी फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और बोथ वेंट्रिकल। तो अपने वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है, ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वेंट्रिकल का फेलियर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने राइट का भी हो सकता है, लेफ्ट का भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। दैट इज योर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अपने वेंट्रिकल्स राइट साइड में प्रेजेंट है। अब देखो, पूलिंग ऑफ ब्लड ऑन द वेनस साइड ऑफ सर्कुलेशन, अब वेन्स में तो ब्लड भर गया, ठीक, इसकी वजह से भी हो सकता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, वेनस सर्कुलेशन का, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड भी बढ़ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। और क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल पिटिंग एडिमा, अब जो अपने पेरीफेरी है, ठीक है, बाहर की तरफ, स्किन की तरफ आ जाओ, बाहर की तरफ आ जाओ, तो क्या होगा, अपने को पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो घुमा घुमा के जितना लिख दो उतना अच्छा है यार, वही बातें समझानी है आपको, शॉर्ट में समझाओ, लॉन्ग में समझाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। पहले आप लिखो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है, की टेंडेंसी होती है अपने कैपिलरीज की कंटेंट को बाहर फेंकने की, और अपना वो जो है बैलेंस कौन करता है, उसको कंटेंट बाहर कितना जाना चाहिए, अपना प्लाज्मा करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब अगर कम हो जाएगा और कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना एडिमा चालू हो जाता है। तो बस सिंपल सी यही बात है कि डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर बार बार आपको लो रखना है जब भी हम एडिमा की बात करेंगे। तो अब देखो, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड टू ड्रॉप फ्लूइड वेसल्स में बाहर निकालने का काम करेगा, और क्या करेगा, डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड एल्ब्यूमिन सिंथेसिस, ठीक है, और लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, जैसे कि अब एल्ब्यूमिन का लॉस होने लगेगा, जैसे यूरिन में, स्टूल में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। जब मैं सिस्टमिक पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी, ठीक है। अब सीवियर इलनेस, जैसे सीवियर लिवर डिजीज में देखने को मिलेगा, सिरोसिस में, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन में देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर प्लाज्मा जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा, फ्लूइड सर्कुलेशन में ज़्यादा हो जाएगा, भर जाएगा, वही बातें, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रीनल परफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, आपके जो रीनल परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट्स क्या करता है ये, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन। अब अगर रीनल में परफ्यूजन कम हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम जो है कम हो गया है, मतलब वहाँ वेसल्स में अब सही अमाउंट में जितना पानी और खाना पानी जाना था वो नहीं जा रहा है, ब्लड रुक रहा है, जिसकी वजह से एडिमा की वजह से, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, एडिमा होता है, आसपास की जितनी ब्लड वेसल होगी वो दब जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है अब अपने रीनल में, ठीक है। अब वहाँ पे रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, जो क्या एक्टिवेट करेगा, अब उसको खाना पानी नहीं जाएगा, वो इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन रेनिन का, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन का। अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से अपना सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे पानी और नमक जमा होने लगेगा। नाउ वी विल सी द टाइप्स एंड टाइप ऑफ एडिमा एंड देयर पैथोजेनेसिस। तो देखो, अपना एक तो होता है पल्मोनरी एडिमा, कार्डिक एडिमा और रीनल एडिमा, ठीक है। पल्मोनरी और पेरिफेरल एडिमा क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कौन सा था, राइट साइडेड था। अब यहाँ पे बात आ रही है लेफ्ट साइडेड की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है पल्मोनरी में, सर्कुलेशन में। अब क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लंग्स में जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अपना पल्मोनरी एडिमा। इसकी वजह से क्या होगा, राइट साइडेड
अब देखो, एक लेफ्ट साइडेड देख लिया अपन ने, अब देखेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसमें क्या होगा, ब्लड भर जाएगा वेनस ड्रेनेज में, वेनस सर्कुलेशन में, ठीक है। इसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद रखना कि बढ़ जाता है। अब कहाँ बढ़ाना है, ये अगर तुम राइट साइड की बात कर रहे हो तो वेनस में बढ़ाना है, और अगर लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो तो तुम्हें जो है राइट साइड ऑफ हार्ट जो कि तुम्हारे ऑरिकल्स हो गए वहाँ बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसकी वजह से पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे पेरिफेरी स्किन और वहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया, जो कि लो Na लेवल इन ब्लड। इसके कारण देखो, नेट्रम का मतलब होता है सॉल्ट और हाइपो का मतलब होता है कम। सो डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोनेट्रेमिया। एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी, नेट्रीमिया मीन्स सॉल्ट, एंड हाइपो मीन्स डिक्रीज। तो जहाँ पे आपके सॉल्ट का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, दैट इज योर हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना, हमने देख लिया पल्मोनरी एडिमा, अब देखते हैं अपन कार्डियक एडिमा, मतलब जो हार्ट की बात कर रहे हैं अब हम। मैकेनिज्म ऑफ एडिमा इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप यहाँ पे क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो किडनी में कम हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा सोडियम और वाटर का, जो कि अपना रैस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रेंजिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करेगा, हाइपर सिक्रेशन होगा अपने किसका, एंजियोटेंसिन का, रेनिन का और एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, वेस्कुलर टोन बढ़ जाएगी और जो एलिवेटेड ADH लेवल हो जाएगा, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा, ADH, ठीक। अब देखते हैं अपन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रही है, देखो बहुत टफ पढ़ा नहीं रही हूँ, इससे इजी नोट्स नहीं मिलेंगे, जाके ढूंढ लो, इससे अच्छा तरीका नहीं पता चलेगा कहीं पढ़ने का। पैथोलॉजी जैसा बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग, ठीक है। रीनल एडिमा देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आपके प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है मतलब अब एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा वो। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। बस भरते जा रहा है पानी, मोहल्ले में, घर में हम पानी भर ही नहीं रहे हैं अपने, ठीक। डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगा, और इसकी वजह से अपना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन निकलने लगेंगे, वाटर रिटेंशन होगा, रीनल एडिमा हो जाएगा, ADH रिलीज हो जाएगा, पिट्यूटरी व्हेन देयर इज डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ ADH। तो इसके ADH के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, जो अपना पिट्यूटरी और लंग का डिसऑर्डर, लंग कैंसर और पिट्यूटरी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया एंड सेरिब्रल एडिमा। तो सेरिब्रल एडिमा भी हो सकता है आपके रीनल एडिमा की वजह से, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, ये इजी याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन देख लिए थे क्या, डेफिनेशन ऑफ एडिमा, ठीक। एडिमा की डेफिनेशन क्या आती है, जब इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके फ्लूइड बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर एडिमा। उसके बाद अपन देखे थे कहाँ, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो कि अपना पिटिंग एडिमा हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा था। अब अपन देख रहे थे वैरायटी, तो अपना मायोएडिमा और एलिफेंटाइटिस इसका एग्जाम्पल था नॉन पिटिंग एडिमा का। फिर अपन देख रहे थे इफ्यूजन का होता है, इफ्यूजन मतलब एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन जब कैविटीज में होता है, सो दैट इज योर इफ्यूजन, ठीक है। सो टाइप ऑफ एडिमा अपन दो देखे थे, एक लोकलाइज और एक जनरलाइज। लोकलाइज में अपन देखे थे लिम्फेटिक, इन्फ्लेमेटरी, एलर्जिक, पल्मोनरी और सेरिब्रल। जनरलाइज में अपन देखे थे जो रीनल, कार्डियक और न्यूट्रिशनल हो रहा था, ठीक। अब अपन देखे थे क्या, इसका फ्लूइड कंपोजिशन जो ट्रांसिडेट और एक्सिडेट टाइप का है। उसके बाद अपन देखे थे इसका नॉर्मल टिश्यू एक्सचेंज कैसा होता है। फिर अपन देखे थे इसकी पैथोजेनेसिस, जो कि था क्या क्या हो रहा था, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जा रहा था, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जा रहा था, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम देख ली हैं। उसके बाद अपन देख रहे थे बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या हो रहा था, राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता, क्यों, क्योंकि पुलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है अपने वेनस सर्कुलेशन में, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दी जिससे कि अच्छे से याद हो जाए, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे थे अगर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा था। तो एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हो जा रहा था और लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन भी हो रहा था, ठीक है। अब अपन देखे थे टाइप ऑफ एडिमा, तो 3 देख लिए थे, पल्मोनरी, कार्डियक और रीनल, ठीक। अब अपन देखते हैं कि अगर रिटेंशन हो जाए किसका, अपने सोडियम और वाटर का, तो क्या होगा, प्राइमरी कॉज होता है अपने डिसऑर्डर ऑफ किडनी, रीनल फेलियर का। अब भैया पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो कहाँ से जिंदा बचेगी अपनी किडनी, बेचारी वो तो दब के मर गई। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब ग्लोमेरुलो मतलब जो अपना ग्लोमेरुलर होता है ना, उसमें भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा नेफ्रॉन्स का, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी कॉज
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और ये दोनों के दोनों अपने हो रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से, प्लाज्मा, ठीक है, सॉरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा है, और डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, मतलब जो अपने प्लाज्मा जो सेल का सॉरी जो अपने ऑनकोटिक प्रेशर है, मतलब जो सेल के प्रेशर है वो कम हो जा रहे हैं, ठीक है। और अपने इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम वाटर का रिटेंशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द लोकलाइज एडिमा। अब इसको देखो इतना ज़्यादा डिफाइन कर सकते हो, अगर लॉन्ग में आए तो आप बस हेडिंग्स डालो, पैथोजेनेसिस बताओ, टाइप बताओ, टिश्यू एक्सचेंज बताओ, ठीक है, और अपना डिस्कस कर लो तीनों के तीनों, एक रीनल, कार्डियक और अपना पल्मोनरी, बस इतना। अब देखो लोकलाइज और जनरलाइज तो टाइप हो गए उसके। अब डिफाइन करते हैं अपन इसको, जैसे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ लिम्फ एंड प्रोड्यूसेस लोकलाइज्ड एडिमा। अब देखो कहीं से लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अब वहाँ से मटेरियल ड्रेन ही नहीं हो पा रहा तो वहाँ जमा हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर रीजन पे है ना। आपका लिम्फ नोड तो पूरे बॉडी में एक सिंगल लिम्फ नोड तो है नहीं, बहुत से हैं, हर जगह अलग है, हर ऑर्गन के पास अलग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर उस जगह पे हो रहा है, लोकलाइज है, ठीक है। सो दिस इज योर लिम्फेडिमा, इसको लिम्फेडिमा बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और आ जाओ फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे, जैसे ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्टिंग थोरैसिक डक्ट, अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर वहाँ का हो जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका एडिमा हो जाएगा। इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब भैया घूम रहे हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज जो सिस्टम है, लिम्फ में तो पूरे ट्यूमर घूम रहे हैं, मैलिग्नेंसी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लिम्फेडिमा हो जाता है, जो कि ब्रेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है। अपन लिम्फ नोड चेक कर लेते हैं एक्सिलरी, ठीक है, उससे पता चल जाता है अगर लिम्फ में स्वेलिंग होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अपन पता कर लेते हैं कि वहाँ पर मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जैसे कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो अपने जैसे कि मेलरॉयज डिजीज में हो गया, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्फेटिक्स, एडिमा में बी सीन इन वन और बोथ लोअर लिम्स। अब एक पैर में भी सूजन आ सकती है और दूसरे में भी आ सकती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, उसमें भी क्या होता है, अपने लिम्फ नोड में फाइब्रोसिस हो जाता है, जो कि एलिफेंटेसिस, जो कि अपनी वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से हो रहा है, पैरासाइट में पढ़ा दूंगी। उसकी वजह से क्या होता है, अपना लिम्फ नोड में फाइब्रोसिस हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की वजह से क्या होता है, अपना लिम्फेडिमा हो जाता है। सो दिस वाज योर लोकलाइज्ड, हम लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल ट्रेन पकड़ रहे हैं, ठीक है, दादर टू बोरीवली, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ पल्मोनरी एडिमा, मॉर्फोलॉजी मतलब अब दिखेगा कैसे, वेट बढ़ जाएगा लंग्स का 2 से 3 गुना तक, ठीक है। कट सेक्शन में अपने को बहुत ही जगह फ्रॉदी मिलेगा, ब्लड जो है वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएगा, ठीक है। ऊजिंग फ्रॉम लंग्स मिला हुआ, मतलब ऐसे बाहर निकलता हुआ एकदम भरा हुआ सा लंग मिलेगा, ठीक है, बहुत हैवी हो जाएगा, बल्की हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी में अपने को बस सारे के सारे कैपिलरीज में जो भी चेंजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, जो एडिमा में जैसे को देखने को मिल रहे थे, डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ O2 मिलेगा, एडिमा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। एल्वियोलर सेप्टा में क्या रहेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज योर थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। Homeostasis physiological process whereby bleeding stop after injury, thus protecting the integrity of the vascular system after tissue injury। अब क्या होता है होम्योस्टेसिस में, जब भी कट लगा, कहीं किसी ने मार दिया, चक्कू भोंक दी, चाकू छुरी लग गई, या मान लो सब्जी काटते हुए तुम्हारा हाथ कट गया, वहाँ पे क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट्स आ जाएंगे और वहाँ पे उसे क्लॉटिंग कर देंगे। अब यही क्लॉटिंग, मान लो यही जो क्लॉट है तुम्हारा वेसल्स के अंदर जाके जम गया, भैया हो गया कांड, ये तुम्हारा थ्रोम्बस बन गया, थक्का बन गया। अब ये जम जाएगा तुम्हारे वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर थ्रोम्बोसिस। अब देखो इसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट सॉलिड मास इनसाइड अ ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइंग ब्लड ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लड फ्लो ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सा डेफिनेशन है कि ब्लड क्लॉट बन जाएगा किसमें, अपने ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट में, फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइंग ब्लड ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लड फ्लो ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो रुक जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। ये डायग्राम जरूर बना देना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्लॉट फॉर्मेशन विदाउट इंजरी। अब तुम्हारे पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ बिना कोई इंजरी हुए, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं, फर्स्ट प्राइमरी एबनॉर्मलिटीज कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जैसे कि ये जो ट्रायड है, विर्चॉ ट्रायड ऑफ, इसको बोलते हैं अपने, यहाँ पे क्या हो रहा है,
थ्रोम्बस कैसे बन रहा है? हाइपर कोएगुलिटी, एंडोथेलियल इंजरी होती है, एंडोथेलियल सेल्स जो तुम्हारे ल्यूमेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स की, उसमें इंजरी हुई, वहाँ पे क्या है, कोएगुलिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अल्ट्रेशन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो, उसमें भी क्या होता है अपना एंडोथेलियल इंजरी, और उसकी वजह से मतलब बेसिकली एक ट्रायड है, याद रखना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोथेलियल इंजरी क्या हो रही है यहाँ पे, फिजिकल डैमेज और एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अब ये तुम्हारे एंडोथेलियाइटिस मतलब तुम्हारे एंडोथेलियल टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो गया, चोट लग गई या कुछ डैमेज हो गया या इन्फेक्शन की वजह से कुछ हो रहा होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारा एंडोथेलियल सेल में डैमेज हो जाए। अब वहाँ पे क्या होगा, उसको जमाने के लिए, उस डैमेज को बचाने के लिए वहाँ पे क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट्स आ जाएंगे, एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी। आगे जमा हो गए प्लेटलेट्स, क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलेटस हो सकते हैं, एट्रियल डिजीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, सिगरेट स्मोकर्स में भी देखने को मिलता है, एंडोकार्डियल इंजरी हो गई, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, मायोकार्डाइटिस या प्रोस्थेटिक वॉल्व्स। इन कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है क्या, एंडोथेलियल इंजरी में अपने को थ्रोम्बोसाइट्स आके जमा होकर थ्रोम्बस बना लेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन। अब डिसफंक्शन में क्या हो सकता है अपना, बस जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो प्रॉपर से बनेंगे ही नहीं, जैसे मान लो कोई इन्फ्लामेशन हो गया सेल में, या कोई थ्रोम्बोजेनिक और एबनॉर्मलिटी एडेशन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, तुम्हारा प्रॉपर जो है डिसफंक्शन हो गया, प्रॉपर वो वर्क नहीं करेगा जो तुम्हारे एंडोथेलियल सेल है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग मोर प्रोकोगुलेट फैक्टर, मतलब जो तुम्हारे जैसे कि जो PGI प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना इंटरल्यूकिन्स, वो सारे ज़्यादा निकलेंगे अब, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ज़्यादा कोआगुलेशन होगा, ठीक, और उसकी वजह से तुम्हारा एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है। अल्ट्रेशन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो, अब देखो नॉर्मल ब्लड फ्लो में कैसे चेंजेस हो सकता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो दैट इज योर ल्यूमिनर प्लेटलेट्स एंड अदर ब्लड सेलुलर एलिमेंट्स फ्लोर्स सेंट्रली, मतलब अब तुम्हारे जितने भी कंटेंट है वो सेंट्रली बहते हैं, ठीक है, तुम्हारे जो ब्लड में प्लेटलेट हो गया और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हो गए वो सेंट्रली फ्लो होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम एंडोथेलियम बाय स्लो मूविंग प्लाज्मा लेयर। अब ऐसे समझो कि ये प्लाज्मा लेयर है, उसके बाहर क्या है, तुम्हारी ल्यूमेन हो गई, और उसके बीच में क्या बह रहा है, तुम्हारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स हो गई, ठीक है, ये सारे क्या बीच से बह रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे प्लाज्मा लेयर जो है वहाँ पे कुछ डिसफंक्शन हुआ, स्लो मूविंग हुई या कुछ और हुआ, उसकी वजह से तुम्हारा वहाँ पे जो ब्लड फ्लो था वो ख़राब हो गया, उसकी वजह से भी वहाँ थ्रोम्बस जम सकता है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टर्बुलेंस, मतलब बस थरथरा गया, प्रोड्यूसेस थ्रोम्बस इन आर्टरीज एंड हार्ट, एंड स्टेसिस मतलब ठहराव, रुक जाना, जैसे कि मेजर कॉज है इसका वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाना, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, प्रमोट्स एंडोथेलियल इंजरी एंड एक्टिवेशन एंड इंक्रीज प्रोकोगुलेट, मतलब जो तुम्हारा एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है या एक्टिवेशन और इंक्रीज हो जाना तुम्हारे प्रोकोगुलेंट में, तो इसकी वजह से क्या है, इसका मैकेनिज्म है, याद रखना, ठीक है, थ्रोम्बोसिस का। और इसको प्रिवेंट क्या करता है, क्लिनजिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर बाय फ्रेश ब्लड फ्लो, फ्लोइंग इन द क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर। अब वहाँ पे आता है जो फ्लोइंग में क्या आता है अपना कोआगुलेट क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर आके उसे साफ करता है और वापस से फ्लो को नॉर्मल करता है। अब देखते हैं हाइपर कोएगुलिटी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा थक्का बनने का डिसऑर्डर आ गया हो, सिस्टमिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज टेंडेंसी टू डेवलप थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब होता है, ठीक है, ऐसे मास, सॉलिड मास, ठीक है, थ्रोम्बस का सॉलिड मास जो है एक गुच्छा समझ लो, ठीक है, वो आके वहाँ पे जम गया हो। टाइप्स ऑफ थ्रोम्बस दो होते हैं, एक ऑक्लूसिव होता है, एक म्यूरल होता है। म्यूरल मतलब अटैच टू वॉल प्रोजेक्ट्स इनटू ल्यूमेन, जो ल्यूमेन पे आके चिपकता है, दैट इज योर म्यूरल। विदाउट कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ ल्यूमेन ऑकर्स इन हार्ट चैम्बर एंड एओर्टिक ल्यूमेन। एओर्टिक ल्यूमेन में जो अपने एओर्टा होती है वहाँ में, उसकी ल्यूमेन में, और अपने हार्ट के चैम्बर में म्यूरल टाइप का देखने को मिलता है थ्रोम्बस। और ऑक्लूसिव कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपके वेन्स में और स्मॉलर मीडियम साइज आर्टरीज में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे, लेयर इन थ्रोम्बस, जैसे प्राइमरी लेयर अपनी प्लेटलेट की होती है, सेकेंडरी फाइब्रिन की होती है, ठीक है। अब फ्रॉम अपस्टैंडिंग लेमिने एनास्टोमोस, ठीक है, एनास्टोमोसिस मतलब ऐसे जाल बन जाना, ओवरलैप करना, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। एनास्टोमोसिस मतलब ऐसे नेटवर्क बनाना, ठीक है, ऐसे जाल और गुच्छा बना लेना, ठीक। फ्रॉम फॉर्म करती है अपना एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रोम्बोसिस, ठीक है।
अब इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेयर आरबीसीज गेट ट्रैप्ड। अब ये जो लेयर बनी ना प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, एक प्राइमरी प्लेटलेट की थी, सेकेंडरी फाइब्रिन की थी, अब उसके बीच में कौन आके फंस गई बेचारी, आरबीसी, जिसको अपन लाइन ऑफ ज़ेन भी बोलते हैं। तो लाइन ऑफ ज़ेन पूछे तो क्या याद रखोगे, जब थ्रोम्बस की लेयर अपनी जो होती है, ठीक है, उसके बीच में जब आरबीसी आके फंस जाए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर है फाइब्रिन और अपने प्लेटलेट की, वहाँ पे आके जब अपने भर जाए आके आरबीसी, दैट इज योर लाइन ऑफ ज़ेन। ग्रॉस और माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो डार्क एंड लाइट एरिया प्रेजेंट होता है। डार्क वाला अपना फाइब्रिन होता है, इसमें आरबीसी ट्रैप हो जाती है, और लाइट वाला अपना प्लेटलेट होता है। अब भैया प्लेटलेट वाइट कलर की दिखेगी ना, ठीक है। फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस देखो क्या क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन एंड लाइसिस विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, या तो वो डिजोल्व हो सकती है, खुद ही ब्रेक डाउन हो सकती है, ये प्रोपोगेशन हो सकता है उसका, ठीक है, एम्बोलाइजेशन हो सकता है उसका, वो कहीं पे जाके रुक जाए, जम जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, इमोबालाइजेशन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, माइटोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। इतने कॉन्सिक्वेंसेज या इतने फेट हो सकते हैं, आगे ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एम्बोलिज्म। तो एम्बोलस क्या होता है, एक तुम्हारा डिटैच इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैसियस मास, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस भी हो सकता है। गैस का बना हुआ गोला भी हो सकता है, लिक्विड का बना हुआ गोला भी हो सकता है। अब देखो तुम्हारे बॉम्ब गैस वाले भी हो सकते हैं, अब तुम बॉम्ब के अंदर गैस भर दो, लिक्विड भर दो, सॉलिड भर दो, इट्स ऑल योर चॉइस। तो एम्बुलस एक ऐसे बॉम्ब है तुम्हारा जिसमें तुम जो भर दो, दैट इज योर एम्बुलस। इससे इजी याद नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड टू अ साइट डिस्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये कहाँ पे जाके चिपकते हैं भैया, कहाँ से कहाँ निकल लिए, पैदा कहीं और हुए थे, मरने कहीं और चले गए, ठीक है, दैट इज योर एम्बोलस। अब ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अ प्रोसेस बाय विच एम्बोलस मूव्स इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है, पैदा तो कहीं और हुए थे बट निकल लिए ब्लड वेसल्स में। एम्बोलाइजेशन इट इज़ it is a minimally invasive treatment. Embolic agent are placed through a catheter into blood vessel to prevent blood flow to area. अब इसका एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है ये चले जाते हैं अपने ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और प्रिवेंट क्या करते हैं अपने ब्लड फ्लो को उस पर्टिकुलर एरिया में। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसको, इस क्या क्या क्लासिफिकेशन है, फिजिकल नेचर, सोर्स और अपनी इन्फेक्टिविटी और फ्लो। तो इन्फेक्शन के कारण जो हो रहा है ब्लैंड और सेप्टिक भी हो सकता है, फ्लो की वजह से अपना रेट्रोग्रेड और पैराडॉक्सियल हो सकता है, ठीक है, और सोर्स इसके कार्डियक भी हो सकते हैं और वेस्कुलर भी हो सकते हैं। कार्डियक मतलब जो हार्ट से निकल रहा है एम्बोलस, वेस्कुलर मतलब जो आर्टरी, वेन या लिम्फेटिक से निकल रहा है, और अपने फिजिकल नेचर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हो गए। जैसे कि अपने थ्रोम्बाई जो होता है वो सॉलिड होगा, एरिथ्रोमा सॉलिड होगा, ट्यूमर सॉलिड होगा, टिश्यू सॉलिड होगा, फॉरेन बॉडी सॉलिड होगी, ठीक है। अब लिक्विड में क्या हो सकते हैं, फैट हो गया, बोन मैरो, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सारे के सारे लिक्विड हो गए। गैस में अपने अदर एयर गैसेस हो सकती है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कहीं जाके फंस गई वो, गोला बना के अटक गई वो, दैट इज़ योर एम्बुलस। एक मास बना लिया उसने, ठीक है, अपनी प्रेजेंस बता रहा है वो वहाँ पे। अब सोर्सेज में अपन देख लिए हैं, ठीक है, और इन्फेक्शियस में इन्फेक्टिविटी भी देख ली है, फ्लो भी देख ली है, पैराडॉक्सिकल और रेट्रोग्रेड दो हो सकते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिकल में क्या होता है अपना एम्बोलाई ओरिजिनेट वेनस सर्कुलेशन से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और कहाँ चले जाते हैं अपना ये राइट टू लेफ्ट शंट फॉलो करते हैं, ठीक। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और इंट्रावेंट्रिकुलर डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। दे एंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू द सिस्टमिक आर्टरीज। ये घुस जाते हैं लेफ्ट साइड में और ब्लॉक कर देते हैं अपना किधर, सिस्टमिक वाले ब्लड फ्लो को, ठीक है। अब देखते हैं रेट्रोग्रेड में। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, एम्बोलाई विच ट्रांसफर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब जाना कहीं और था, चले कहीं और गए, ऊपर जाते जाते नीचे पहुंच गए, दैट इज योर रेट्रोग्रेड। रेट्रो मतलब उल्टा चल रहे हैं, पैराडॉक्सिकल मतलब फ्लो में चल रहे हैं और जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज। अब थ्रोम्बोसाइट अपन देख रहे थे ना, थ्रोम्बोसिस में देख रहे थे, ठीक है, थ्रोम्बोस पर बन रहा था कैसे। अब एम्बोलिज्म मतलब बस मांस जाके कहीं चिपक गया, अटक गया, ठीक है। एक गाना था यार अरिजीत सिंह का, मेरे फेवरेट सिंगर है, समझे, उनका गाना था ये कुछ अटक गया है ना, ये वही वाले हैं, अटक गया वाले ही प्राणी है ये एम्बोलिज्म जो है, एम्बोलस, ठीक है। तो ये कहाँ अटक रहे हैं जाके अपने पल्मोनरी साइट पे। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ
मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, अब ये अपने मरने के कारण बन सकते हैं, पर्टिकुलरली इन बेड रिडन पेशेंट। अब जो बहुत लंबे समय से पेशेंट बिस्तर में पड़े हुए हैं वहाँ पे क्या मिल सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और आगे के सब्जेक्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना थ्रोम्बोसिस। तो आगे देखो, जब तक एनएट फिजी नहीं आएगी पैथो समझ नहीं आएगी, पैथो समझ नहीं आएगी आगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन समझ नहीं आएगी, और तुम प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें मेडिसिन क्या देनी है, सिम्टम ही नहीं पता चलेंगे, ठीक। तो अच्छे से पढ़ लो पैथोलॉजी भी, तब तो तुम अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। डीप लेग वेन पॉप्लिटियल फिमोरल और इलियक वेन में देखने को मिलता है, ठीक है, जब आके एम्बुलेंस जमा हो जाए, या अदर साइड जैसे कि पेल्विक वेन, वेना कावा में भी देखने को मिलेगा। रिस्क फैक्टर अपने होते हैं, एज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या प्री एग्जिस्टिंग वेनस डिजीज हो सकती है। अब मैकेनिज्म देखेंगे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस अंडरगो फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, जो थ्रोम्बस था जो डीप वेन में, वो टूट गया, और टूट के कहाँ चला गया, राइट साइड ऑफ हार्ट में चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल से ये तुम्हारा गया आइट्रियल वेस्कुलेचर में, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैदा कर दिया। क्या क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, बस वही सेम चीज़ें रैपनी, तुम्हें वापस से रिजोल्यूशन हो सकता है, या वापस एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, या मिनिमल इफेक्ट भी हो सकता है। और इसमें क्या क्या हो रहा है, फेट क्या हो रहा है, इसका रिजोल्यूशन हो सकता है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, मल्टीपल पल्मोनरी रिकरेंट एम्बोलाई हो सकता है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं और क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर में क्या होगा, दैट इज़ योर फेट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ईजी याद हो जाएगा। अब देखते हैं फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म। अब फैट मतलब जो तुम्हारे फैट का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, जो एम्बोलिज्म जो मास है वो फैट का या मैरो में बन रहा है, ठीक है, तो दैट इज योर फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म। एम्बोलस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट विथ और विदाउट बोन मैरो एलिमेंट्स। अब इसमें बोन मैरो के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं फैट में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस वाले एम्बोलाई को क्या बोलते हैं अपन, फैट और मैरो एम्बोलिज्म। रिलीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सर्कुलेशन प्रोड्यूसेस फैट एम्बोलिज्म, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, फैट एम्बोलिज्म हो जाता है। सीवियर स्केलेटल इंजरी 90% देखो ये हो सकती है, और 10% लेस देन 10% हैव क्लिनिकल फाइंडिंग। सीवियर स्केलेटल इंजरी 90% में देखने को मिलती है, जिसमें से सिर्फ 10% से भी कम में अपने को क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, ड्यूरिंग विग्रस CPR, बहुत कोई कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन दे रहा है, उस वजह से भी अपने को फैट एम्बोलाई देखने को मिल सकते हैं। पैथोजेनेसिस देखेंगे तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और बायोकेमिकल इंजरी हो सकती है। मैकेनिकल में ट्रॉमा हो गया, ठीक है, RBC एम्बोलाई प्लेटलेट जाके एग्रीगेट हो गए, कहीं पे चिपक गए जाके, जैसे पल्मोनरी, सेरिब्रल और माइक्रोवेस्कुलेचर में अपने, ठीक है। और अपने बायोकेमिकल इंजरी में क्या हो सकता है, फैट ग्लोब्यूल फ्री फैटी एसिड जो है जाके कहीं चिपक गए, एंडोथीलियम में जाके चिपक गए, ठीक है, वहाँ जाके घुस गए, सो दैट इज़ योर बायोकेमिकल इंजरी, की अपनी पैथोजेनेसिस थी फैट और मैरो एम्बोलाई की, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थ्रू टाइम ऑफ डेवलपमेंट 1 से 3 दिन में हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम टेकीपीनिया, दैट इज योर टेकीपीनिया, ठीक है, बहुत छोटी छोटी गहरी गहरी सांस लेगा पेशेंट जल्दी जल्दी, ठीक है। टैकीकार्डिया, थक 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 थक, डिसएपनिया, ठीक है, सांस नहीं जा रही है, ठीक। रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम में अपने को रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिलेरियम, कोमा भी जा सकता है पेशेंट। हेमाटोलॉजिकल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। अब भैया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है अपना, जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स का कमी हो जाए, जिसमें अपने को पेथिकल रैश देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक फीचर है अपने किसके, एम्बोलाई का, ठीक है। एनीमिया हो जाता है क्योंकि हिमोलाइसिस होने लगता है और एग्रीगेशन ऑफ RBCs हो जाता है। चेस्ट रेडियोग्राफी में आपको ओपैसिफिकेशन देखने को मिलेगा लंग में, मतलब ओपैक दिखेगा। अब वहाँ पे से रेस इस पार से उस पर जा ही नहीं पा रही, ठीक है, पूरा ऐसे वाइट दिखाई देगा, ठीक। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, जहाँ पे एयर का एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे ट्रॉमा, इंजरी, सर्जरी, इन्वेसिव प्रोसीजर में, ठीक है, क्रिमिनल अबॉर्शन में। क्रिमिनल अबॉर्शन में क्या होता है, कभी कभी जब ज़बरदस्ती कोई टूल एंटर करके वहाँ पे बच्चे को, फीटस को मारा जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे एयर चली जाती है, आपके एट्री और कोई भी जो आपकी माइक्रोवेस्कुलेचर है उसमें एयर घुस जाती है, तो वो एक मास बन जाता है ना, दैट इज़ योर नॉट जो इनर एयर होती है, कोई इनर गैस नहीं है वो आपकी बॉडी की, ठीक है, वह क्या है, एक्सटर्नली आपके घुसाई गई है, वो एक मास की तरह काम करती है वहाँ पे, सो दैट इज़ योर एयर एम्बोलिज्म, ठीक।
मैकेनिज्म इसका, इन सर्कुलेशन एयर गैस बबल्स फॉर्म फ्रॉदी मासेस। अब देखो काट के भी वही मिलेगा, ठीक है। विच फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट वेस्कुलर फ्लो ब्लड फ्लो इन द राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट में जाके घुस जाती है। कभी कभी देखना जब आप किसी को कैनुला वगैरह लगा रहे होते हो तो उसमें अपन मेक श्योर करते हैं कि एक भी एयर बबल ना हो, क्योंकि ये जाके क्या करता है अपने ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलेगा एयर बबल दिख जाएगा या एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगे, डिकम्प्रेशन सिकनेस मिलेगा, ठीक है। डिकम्प्रेशन सिकनेस जो अपने को डाइवर्स में भी देखने को मिलती है, ठीक। कैशन डिजीज़ में अपने को मिलेगा एवेस्कुलर नेक्रोसिस मिल सकता है, गैस एम्बोलिज्म एम्बोलस देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो मिलेगा, कॉज मल्टीपल फोकाई इस्केमिक एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन, बोन में भी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। हेड ऑफ फीमर टिबिया और ह्यूमरस में। सो दिस वाज योर एम्बोलिज्म। नाउ वी विल सी द इन्फाक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी को जब तक ये इन्फाक्शन समझ नहीं आएगा आप जाके सिस्टमिक में मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो अच्छे से पढ़ लो। एन इन्फाक्ट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, ऑक्लूजन हो गया है, इधर एट्रियल ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज में ऑक्लूजन आ गया है, बाधा आ गई है, किसी ने पत्थर रख दिए बीच रास्ते में, अब पानी बह के उस पर जा ही नहीं पा रहा, दैट इज़ योर इस्केमिक नेक्रोसिस हो रहा है। वहाँ पे नेक्रोसिस कब होता है, जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाता, न्यूट्रिएंट नहीं जाता, तो वहाँ के सेल मरने लगते हैं भूखे प्यासे, दैट इज़ योर नेक्रोसिस। इस्कीमिया मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। सो जब भी वहाँ पे क्या होगा, इस्कीमिया होगा, नेक्रोसिस होगा, वहाँ पे एक्लूजन होता है, ठीक है, ऑक्लूजन होगा एट्रिया वेनस ड्रेनेज में। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फाक्ट इज नोन एज इन्फाक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फाक्ट को प्रोड्यूस होने के हम इन्फाक्शन। इन्फाक्शन जो एक लोकलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पे अपने को इस्केमिक नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एक एट्रियल हो सकता है, एक वेनस हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है अपना माइक्रो सर्कुलेशन में भी ऑक्लूजन या वेस्कुलाइटिस, मतलब वेसल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए। अब देखो कितने टाइप के होते हैं, अपना एट्रियल वाला, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्रा अंदर, ठीक है, उसके बाद अपना आ गया एक्स्ट्राम्यूरल में, इंट्राम्यूरल में अपनी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, और अपना स्पाज्म या स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्स्ट्राम्यूरल में। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब नॉट रिलेटेड टू द वेसल्स, इट इज़ आउटर कैरेक्टर्स, मतलब बाहरी तत्व हैं, ये गुंडे मवाली हैं, ये शहर में घुसाए हैं, ट्यूमर और टॉर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वेनस में, वही सेम बातें तो गई, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इंट्राम्यूरल में वेरिकोज वेन्स हो सकती है, या अपने एक्स्ट्राम्यूरल में क्या हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन, ठीक। अपन देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फेक्शन, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, सीवीएस या जनरल स्ट्रेचेस, मतलब जैसे कि एनीमिया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया, और क्या हो गया जिसमें आयरन कम हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी हैंडराइटिंग मुझे भी नहीं समझ नहीं आती यार, कई बार इग्नोर कर दिया करो, कभी कभी गलत पढ़ भी देती हूँ मैं बहुत अच्छे से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तो माफ़ कर दिया करो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, शॉक हो गया, ठीक है, ये फेलियर ही लिखा है जहाँ तक मैंने, हार्ट फेलियर है, ठीक, माइंड नहीं करने का। और क्या हो गया, शॉक हो गया, ओल्ड एज में देखने को मिल सकता है। मोर वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया, इंक्रीज प्रोन टू इन्फ्राक्ट। अब देखो ये कंडीशन में अपने क्या होता है, इन्फ्राक्शन का खतरा बढ़ जाता है, एनीमिया में, हाइपोक्सीमिया में, हार्ट फेलियर में, शॉक में, ओल्ड एज में। अब देखते हैं एनाटॉमिकल पैटर्न ऑफ एट्रियल ब्लड सप्लाई। अब देखो एनाटॉमिकल क्या हो सकता है, सिंगल आर्टरी विदाउट एनास्टोमोसिस। अब यहाँ पे आर्टरी का एनास्टोमोसिस नहीं हो सकता है, जहाँ पे जैसे कि सिंगल आर्टरी, एनास्टोमोसिस मतलब नेटवर्क बनाना, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ सिंगल आर्टरी है। विदाउट एनास्टोमोसिस ज़्यादा प्रोन होते हैं, जहाँ पे एनास्टोमोसिस नहीं हो रहा है ना, वो ज़्यादा खतरनाक जगह होती है, ठीक। डुअल आर्टरियल सप्लाई, जहाँ पे दो आर्टरी सप्लाई होती है, वहाँ पे इन्फ्राक्ट का खतरा कम होता है। एक तो सिंगल हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, खतरा कम होता है। जहाँ पे बहुत सी एनास्टोमोसिस हो रही होगी वहाँ पे ज़्यादा होता है, और जहाँ पे दो आर्टरी सप्लाई है वहाँ पे कम होता है। जहाँ पे कोलेटरल जैसे कि सर्कुलर विलाई हो गया, ठीक है, रेडियल और अल्नर आर्टरी हो गई, ये सब कम खतर है, इनको कम खतरे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के। नेक्स्ट अपन देखते हैं टिश्यू में, तो वल्नरेबिलिटी जैसे कि न्यूरॉन्स में 3 से 4 टाइम ज़्यादा हो गई, ठीक है। फिर अपने मायोकार्डियल सेल में हो गई, ठीक है,
लीवर में हो गई, स्केलेटल मसल में हो गई। उसके बाद अपन देखते हैं सडन ऑक्लूजन हो जाता है जब मोर सीवियर इन इंजरी। इंजरी के केसेस में कभी कभी क्या होता है, पूरी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, इतना ज़्यादा ऑक्लूजन हो जाता है, ठीक है, रूट ऑफ एक्लूजन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं इन्फाक्शन। अब इसकी पैथोजेनेस देखेंगे तो बस सिंपल सी बात है, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, सेलुलर डैमेज देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। टाइप क्या हो गई, एक वाइट पेल और एक हेमोरेजिक हो गई, मतलब वहाँ पे जहाँ पर रैप्चर हो गया, वेनस इन्फेक्शन में ऑक्लूजन हुआ, डार्क रेड टू पर्पल इन कलर, ओवरीज, लंग्स और लीवर में। एट्रियल इन्फेक्शन में क्या होगा, अपने वेट शेप हो जाएगी, ग्रॉस में हार्ट, किडनी और स्प्लीन, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में दोनों रेड और दोनों कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, वाइट पेल और रेड भी हो सकती है, जैसे कि इस्केमिक कंजेस्टिव न्यूरोसिस में देखने को मिलेगी। फिर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में अपने को फ्रैंक नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है। अपीयर आफ्टर 4 से 12 घंटे बाद देखने को मिलती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, ग्रैन्युलेशन ऑफ टिश्यूज में रिप्लेस द इन्फेक्टेड एरिया, जिसमें वहाँ पे ग्रेन्यूल्स और स्कार भी फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना शॉक। और इस तरह हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर का। तो अगर देखो वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बना के इतनी मेहनत से पढ़ाने में, ठीक है। और यार तुम लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो तुम्हारा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं कंटेंट डालती रहूँ। एक खुशी मिलती है ना कि आपको कोई अप्रिशिएट करता है आपके काम के लिए। देखो गलतियाँ बताओ, आई विल बी सो हैप्पी, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, बट तुम अप्रिशिएट करोगे, मुझे खुशी होती है, मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगी, है ना, और बेटर कर पाऊँगी खुद की गलतियाँ। जैसे मैं कभी कभी वीडियो में कुछ चीज़ें गलत बोल देती हूँ, या मैं कुछ चीज़ें गलत शब्द निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने रॉन्ग स्पेल प्रोनाउंस किया हो, ठीक है, तो कभी कभी मेरा लिखा हुआ मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरी राइटिंग इतनी गंदी है। तो देखो कभी बोल दिया करो, ना कुछ अच्छा लगे, अगर कुछ अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कर दिया करो, मुझे खुशी होगी, मैं और अच्छे से पूरे इंथुसियाज्म के साथ, पूरे हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ काम करूँगी आगे, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, शॉक। डेफिनेशन है इसका, क्लिनिकल सिंड्रोम है ये, दैट रिजल्ट फ्रॉम द पुअर परफ्यूजन इन टिश्यू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, शॉक का सिंपल से डेफिनेशन समझो, जब अपने टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसकी वजह से सेल फंक्शन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाता है और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाता है, दैट इज़ योर शॉक, ठीक है। तो अपनी सिंपल डेफिनेशन क्या है, क्लिनिकल सिंड्रोम है दैट रिजल्ट फ्रॉम द पुअर परफ्यूजन इन टिश्यूज, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल की फंक्शन कम हो जाएगी, लीड टू सेल्यूलर डेथ, प्रोग्रेस टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। क्लासिफिकेशन देखते हैं तो अपन इसके कितने टाइप होते हैं। एक अपना होता है हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, और अदर अपने होते हैं, अदर में बहुत सारे होते हैं। देखो एक अपना होता है हाइपोरीनल हो गया, ठीक है, हाइपोएड्रिनल हो गया, ठीक, ट्रॉमेटिक हो गया, इंजरी की वजह से होगा, सर्जरी की वजह से होता है, न्यूरोलॉजिकल जैसे स्पाइनल इंजरी की वजह से हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, शॉक हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से भी शॉक में चले जाता है कई बार व्यक्ति, ठीक है। तो इतने सारे टाइप होते हैं। अब अपन मेन पढ़ेंगे, इतने हाइपोवोलेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक, ठीक है। तो सेप्टिसीमिया जो अपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई, सूडोमोनास हो गए, क्लेस्ब्लेसिया हो गया, ठीक है, और अपने ग्राम पॉजिटिव जैसे कि अपने स्ट्रेप्टोकोकाई हो गए, निमोकोकाई हो गए। इसका मैंने माइक्रोबायोलॉजी के वीडियो में निमोनिक डाल रखा है, अपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई का, शी इज़ सो सेक्सी, SSS, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस और अपने एंट्रोकोकस, ठीक है। तो ये सारे अपने क्या हो गए, शी इज़ सो सेक्सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ये अपने हो गए क्या, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो पसंद आए तो उसको भी देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट विल सी द हाइपोवोलेमिक, एक्यूट हेमरेज की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, और इंक्रीज यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक का काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाटर का बाहर फेंक देना वाटर को, ठीक है। अब ये डायूरेटिक कौन यूज़ करते हैं, जो बड़े बॉडी बिल्डर भैया होते हैं, मसल्स को रिजिड बनाने के लिए डायूरेटिक यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी देखना हाइपोवोलेमिक शॉक में जाके वो वहीं निपट जाते हैं, ठीक है। अब देखो कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, डेफिशिएंसी, एम्प्टिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज की वजह से हो सकता है, रप्चर ऑफ हार्ट जो है उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी फ्लीलिंग कार्डियल जो है उसमें टेम्प नोड्स होते हैं अपने, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। फ्रॉम
सॉरी हीमोपेरिकार्डियम, ठीक है, मतलब अपने वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है अब, ठीक है, वहाँ पे ब्लड जाना बंद हो चुका। ऑब्स्ट्रक्शन तो आउटफ्लो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, अपना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आउटफ्लो में, जो कि अपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। तो इतनी वजह से कार्डियोजेनिक है, अपना शॉक देखने को मिलता है और हाइपोवॉल्यूमिक, ठीक है। अब देखते हैं अपन पैथोजेनेसिस अपने हाइपोवॉल्यूमिक की। तो इसमें क्या होता है अपना, इसको हम हेमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक मतलब किसी ने तुम्हारी नस काट दी, पूरा खून निकल गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, इंट्राकार्डिक प्रेशर डिक्रीज हो गया और क्या हो गया, पेशेंट चला गया हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ठीक। अब देखो 4 टाइप होते हैं इसके, जिसमें आपका लेस देन 1000 ml का लॉस हो रहा है तो कंपेंसेटेड हो गया, 1000 से 1500 ml का लॉस हो रहा है तो माइल्ड हो गया, 1500 से 2000 ml का लॉस हुआ मॉडरेट हो गया, और 2000 ml से ज़्यादा का फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ योर सीवियर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक। अब अपन इसको डिग्री में देख रहे हैं, ठीक है, 4 डिग्री देख ली, कौन कौन सी, CMS से याद रखना, कंपेंसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि इसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पल्मोनरी वेस्कुलर बेड टू पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि अपने को पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिल रहा था। अंदर की बातें बाहर आने लग गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू में परफ्यूजन कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, चीज़ें बाहर आने लग गई, अंदर एब्जॉर्ब होना बंद हो गया सेल में, सेल मरने लग गए। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एक मायोपैथिक और एक मैकेनिकल। मायो मतलब हार्ट की वजह से जो हो रहा है, और मैकेनिकल मतलब जो बाहर की वजह से हो रहा है, ठीक है, किसी और वजह से हो रहा है। मैकेनिकल मतलब उसके जो फंक्शनल हो गए, ठीक। हार्ट की फंक्शन कौन कौन कराती है, जो अपने वेंट्रिकल्स हो गए, आर्टरीज हो गई, एओर्टा हो गई, वेन हो गए, इनकी वजह से जो हो रहा है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, मायोपैथिक जो अपने शॉक होगी उसमें क्या होगा अपना एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब अपने मायोकार्डियल जो लेयर है, ठीक है, हार्ट की पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम जो होती है ना, इसमें अपने मायोकार्डियम में इन्फाक्शन हो जा रहा है। इन्फाक्शन कैसे हो रहा था, जब वहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा था, इस्कीमिया हो जा रहा था, ऑक्सीजन का परफ्यूजन कम हो जा रहा था, दैट इज योर इन्फाक्शन। अब यहाँ पे इन्फाक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, मायोकार्डाइटिस हो जा रहा है, ठीक है, जो मायोकार्डियम उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रोफिक, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है अपना मायोपैथिक कॉज है। और एक्स्ट्रा कार्डियक, जैसे कि जिसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी बोलते हैं, मतलब जो कार्डियक के अलावा हो रहा है, जैसे कि अपना पेरिकार्डियल टेम्पनेट, जैसे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फीलिंग, जो अपनी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फीलिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, गैस एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्यूलर स्पेस में, ठीक, उसकी वजह से भी हो सकता है। वेनस रिटर्न कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है, उसकी वजह से भी अपना क्या मिल सकता है, अपना शॉक हो सकता है, क्योंकि अब वहाँ ब्लड नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इन सब वजह से। मैकेनिकल अपना इंट्राकार्डियक हो गया। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मेन हेडिंग में डालोगे तो चल जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए समझा दे रही हूँ। देखो एग्जाम में आएगा क्या लिखना है आपको, कार्डियोजेनिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक की अपन डेफिनेशन शॉक की लिख देना, शॉक क्या होता है, फिर कार्डियोजेनिक शॉक बता देना कि क्या होता है, पैथोजेनेसिस, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पल्मोनरी वेस्कुलर बेड टू द इंटरस्टिशियल स्पेस चला जाएगा, इसकी वजह से एल्वेओलर स्पेस में अपने पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। कॉजेज इसके मायोपैथिक और मैकेनिकल होते हैं। मायोपैथिक में अपना एक्स्ट्रा कार्डियक हो सकता है, और मैकेनिकल मायोपैथिक में अपना जो मायोकार्डाइटिस और जितने मायो होंगे सब लिख देना, ठीक है। मैकेनिकल में अपने इंट्रा कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक हो सकता है। इंट्रा कार्डियक में अपने जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो है वो हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, रिगर्गिटेशन हो सकता है, एरिदीमिया हो सकता है जिसमें आपके रिदम में प्रॉब्लम आ रही हो, ब्लड जो आपकी हार्ट बीट से जो आपकी वॉल्व की क्लोज होने की रिदम है उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना एक्स्ट्रा कार्डियक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी बोलते हैं। देखो अपने 2 टाइप के शॉक थे, एक अपना था हाइपोवॉल्यूमिक जिसको अपन हेमरेजिक बोल रहे थे, और अपना जो एक्स्ट्रा कार्डियक था उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना ऑब्स्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जो अपना सेप्टिक शॉक भी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग इवेंट्स आर लिपोटिकोइक एसिड, ठीक है,
टिकोइक एसिड देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जब तुम सेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लिपोटिकोइक एसिड का काम क्या होगा, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनमें एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है जो कि ट्रिगर करता है अपने लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन लिपो पॉलीसेक्राइड जो अपने लिपोटिकोइक एसिड है वो निकालेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये अपने बाइंड कर जाते हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड बाइंडिंग प्रोटीन जो LBP होता है वहाँ से बाइंड कर जाएंगे। अब ये अपना कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसकी वजह से अपने प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन जो टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 निकल जाता है। अब यहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा अपना क्या, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा, वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल हो जाएगा और टिश्यू में, और ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा। बेसिकली आपको बताना है कि कहीं ना कहीं से किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है और वो सेल मर गया। और यहाँ पे कारण कौन है, अपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। ग्राम पॉजिटिव में अपना क्या आ रहा है, टिकोइक एसिड, और ग्राम नेगेटिव जो अपने लिपोटिकोइक एसिड और अपने पॉलीसेक्राइड जो बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर निकलते हैं, अपने टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 निकल के अपना इन्फ्लेमेटरी कराते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर परफ्यूजन जो है टिश्यू में हो नहीं पाता है, ठीक है। और वेसोडाइलेशन की वजह से क्या है, परमिटिबिलिटी बढ़ जाती है वेस्कुलर की, ठीक। इतना ईजी है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, यूजुअली अकर इन एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब क्या होता है न्यूरोजेनिक शॉक, मतलब वहाँ पे नर्व्स में ही अपने ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से अब क्या होगा, नर्व्स में नहीं जाती जब ऑक्सीजन, वो काम खत्म कर देती है, वो सेल को रिस्पॉन्स ही नहीं देती कि तुझे जिंदा रहना है, ठीक है। तो वो सेल क्या करते हैं, मरने लग जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जब अपनी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनाफिलेटिक शॉक, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशिएटेड बाय जनरलाइज IgE जो इम्यूनोग्लोबिन E होते हैं, उनकी वजह से जो शॉक होता है उसको अपन बोलते हैं एनाफिलेटिक शॉक। अब अपने एंडोक्राइन शॉक क्या होंगे, टाइप ऑफ शॉक में लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो याद करने के लिए ठीक है। अपने एक हाइपोवॉलेमिक कार्डियोजेनिक हो गए, ठीक है, और अदर टाइप में ये सारे लिख सकते हो आप, जो मैंने न्यूरोजेनिक बताया, जो अपनी मैंने एनाफिलेटिक और एंडोक्राइन शॉक बताया, ठीक है, ये अपन लिख सकते। ठीक, तो देखो एंडोक्राइन शॉक में क्या हो रहा है, ऑकर टिपिकली इन एड्रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब आपके एड्रीनल ग्लैंड जो है वहाँ पे सही से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वहाँ पे क्या हो जा रहा है, उस कंडीशन से वहाँ एड्रीनल सेल्स मर जाएंगे, ठीक है, एड्रीनल टिश्यू में डेथ हो जाएगा। जैसे स्टेजेस ऑफ शॉक देखेंगे अपन, नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव में क्या होगा, कंपेंशनेटेड फेज, मतलब यहाँ पे अभी बात बन जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से मेंटेन कर ली जाएगी। प्रोग्रेसिव में अपन अब इसको रोक नहीं सकते, अब वो जाएगा अपना सीधा इरिवर्सिबल में। और ये इसमें क्या होता है, विदाउट इंटीमेशन, मतलब अचानक से शॉक की कंडीशन में चल जाता है, वहाँ पे अचानक से टिश्यू डेथ हो जाते हैं और यहाँ पे अपन को उसको बचा पाना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसे छोड़ रही हूँ, अगर पढ़ना हो तो मुझे बता देना, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो अलग से शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी एंडोक्राइन शॉक का, ठीक है। मेनली अपन एग्जाम में पढ़ते हैं वो कौन से, अपने हाइपोवॉलेमिक और कार्डियोजेनिक और पल्मोनरी जो अपना शॉक है वो देखने को मिलता है, ठीक। मॉर्फोलॉजी में अपन देखें, ऑल ऑर्गन्स अफेक्टेड इन सीवियर शॉक, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा ब्रेन, हार्ट और किडनी में। हाइपोक्सिक टिश्यू देखने को मिलता है, नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू नेक्रोसिस मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। और क्या होगा, वेट लंग्स जिसको अपन ARDS भी बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। और आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और जनरल पैथोलॉजी की कंप्लीट वीडियो मैंने डाल रखे हैं, 1 शॉट वीडियो है, सारे के सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो जाके जनरल पैथोलॉजी पढ़ लो, उसके बाद ही आपको आगे की पैथोलॉजी समझ में आएगी। जनरल पैथोलॉजी कर दिया है मैंने, माइक्रो मैंने स्टार्ट कर दिए, पैरासाइटो भी स्टार्ट कर दूँगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।